बात प्राय पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि अनुशासन का बड़ा महत्व है। मुझे यूँ लगता है कि भारत रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं के लिए तो अनुशासन का निश्चित रूप से बहुत महत्व है, क्योंकि भारत रक्षा मंच एक संगठन है। कोई भी संगठन बिना अनुशासन के नहीं चल सकता, और अनुशासन के लिए अनुशासन का अर्थ ये है कि कोई एक बात जो तय हुई, जो बताई गई, वो व्यवस्थित वे से ही पूरी। भारत रक्षा मंच तो भारत की नीति और रक्षा की बात करता, सुरक्षा, अराजकता का वातावरण भय ना व्याप्त हो और देश सुरक्षित हो, देश की नीति मजबूत हो, देश में जो भी राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक जो भी लोग हैं वो स्वतंत्रता के साथ चलें फिरें। धार्मिक महाराज जी, स्वतंत्रता कैसे कह सकते हैं आप कि अभी यूसीसी को लेकर भारत सरकार ने और जो कानून न्यायविद जो हमारा संस्था है उसने देश के लोगों से यूसीसी को लेकर राय मांगी है, और उसके बाद मुस्लिम पक्ष के वक्फ बोर्ड इसका भारी विरोध कर रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आना चाहिए। तो किस तरह से अभी आप स्वतंत्रता देखते हैं? आपने जो स्वतंत्रता की बात की, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से भारत में जिन लोगों ने राज्य किया उन्होंने देश को बांटने का ही काम किया था। तो हमारी जो सोच है, और मैं तो साधु हूँ, और साधु का तो धर्म है, हे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, ये मानवता का लक्षण है, मानवता का गुण है। स्वतंत्रता, जो राजा होता है, राजा को सभी सामान्य व्यवस्थाएं बनानी चाहिए। प्रजा का भी तो काम है ना। अभी जैसे आपने मंच से भी बात उठाई, और भारत रक्षा मंच भी निरंतर आवाज़ उठा रहा है बांग्लादेश की घुसपैठियों को लेकर, रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहा है। पर उसके बावजूद भी जो एक मुस्लिम पक्ष है वो निरंतर ऐसी बातों का विरोध कर रहा है। बात ये है कि मुसलमान को जब देश आज़ाद हुआ, हमारे मुसलमान भाइयों को सत्ता में बैठे लोगों ने लड्डू तो खिलाए हैं ना, संरक्षण दिया, लड्डू खिलाए हैं, हमारी भाषा है, उनकी सपोर्ट की है, हर तरह से सपोर्ट की है। तो जब सपोर्ट का ही तो परिणाम है कि उनकी मानसिकता दिशा विहीन है। और अगर मानसिकता राष्ट्र विचारधारा के अंतर्गत हो, राष्ट्र हित में हो, भारत रक्षा मंच के हित में हो, भारत रक्षा मंच तो भारत की नीति और रक्षा की बात करता है। भारत में रहने वाले को एक स्वतंत्र नागरिकता के तहत रहे, किसी प्रकार का प्रभाव के नीचे ना आए, किसी प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता के बीच में ना आए। परंतु दुर्भाग्य इस बात का है कि जो पहले सत्ता में लोग बैठे थे उन लोगों ने बंदर बांट किया है। ये बंदर बांट की नीति के कारण आज भारत में रहने वाला, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे बांग्लादेशी, जो आदमी आता है वो भारत को खाने की चेष्टा करता है। भारत रक्षा मंच ये आह्वान उठाया, तो क्या आप आने वाले समय में जो ये बांग्लादेशी घुसपैठी और जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर इस आंदोलन में सम्मिलित रहेंगे? अब मैं आपको क्या बताऊं, जम्मू में तो हमारे बांग्लादेशियों के वोट भी बना दिए हैं सरकार ने यहाँ पर। अब आपको क्या बताया जाए, हमारे जम्मू में है, मैं जम्मू में 79 से हूँ और मैं जम्मू कश्मीर संत समाज का अध्यक्ष हूँ। हमारे जम्मू में तो बांग्लादेशियों के वोट भी बना दिए। वो किसने बनाई? क्या यहाँ की सरकार, क्या केंद्र सरकार को जानकारी नहीं है? तो मेरे भाई, ये जो आप बोल रहे हो, ये सत्ता में बैठे लोगों ने इस भारत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब जो सत्ता में आए हैं, हम उनसे यही अपेक्षा रखते हैं कि सर्वजन सुखाय सर्वहिताय,
सब में सुख हो, सब में सुख हो, किसी में भेदभाव ना हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे कोई व्यक्ति हो। एक कानून बने, एक कानून के नीचे भारत में जो पैदा होगा या भारत में कहीं से भी आएगा उसको रहना होगा। जो एक व्यवस्था में रहना नहीं चाहता है वो और कोई देश में चला जाए, भारत में रहना होगा, एक कानून और एक झंडे के नीचे रहना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो भारत में रहने वाला हर बच्चा सुखी होगा, निर्भय होगा और स्वतंत्र होगा और भारत मजबूत होगा और भारत सोने की चिड़िया बन सकेगा। रक्षा मंच जो पूरे देश भर में व्याप्त है, अरुणाचल से लेके अंडमान तक और गुवाहाटी से लेके गांधीधाम तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, और ये 13 साल से चल रहा है। इस संगठन का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अधिवेशन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक है 2 दिन की। आज 22 जुलाई पहला दिन है और कल 23 जुलाई दूसरा दिन है। इसके अंदर क्या होता है, और ये हर 6 महीने होती है कार्यकारिणी। इसमें आंकलन किया जाता है क्या क्या कार्यक्रम हुए, क्या क्या एक्टिविटीज़ की गई और आगे आने वाले 6 महीने में हमारी क्या योजनाएं हैं, ताकि भारत रक्षा मंच सक्रिय तौर पे भूमिगत तरीके से बता सके कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स बांग्लादेश से या जहाँ से भी आ रहे हैं, जो आज 5 या 6 करोड़ की तादाद में है इंडिया में, वो रुक जाएं और हिंदू समाज को जो ग्रसित करने का, ख़त्म करने का काम कर रहे हैं उस पर रोक लगाई जाए। जम्मू कश्मीर के इस प्रांगण में मंदिर में भारत रक्षा मंच ने कार्यक्रम किया और कुछ यहाँ से घोषणाएं हुई हैं, जिसमें से एक घोषणा आपके द्वारा करी गई है जो सर्वोच्च न्यायालय है और जो उच्च न्यायालय है, उनमें इंग्लिश भाषा के साथ साथ हिंदी भाषा को भी लागू करने की ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी सर, और क्यों, कैसे हो सकता है ये सब? देखिए, ऐसा है कि घोषणाएं नहीं थी। एक्चुअली भारत रक्षा मंच ने आज यहाँ 5 प्रस्ताव अपने सदन के सामने पेश किया और उस सदन के माध्यम से उस 5 प्रस्तावों को पास कराया। अब उस प्रस्ताव को हम लोग जो है भारत रक्षा मंच के माध्यम से केंद्र सरकार को और संबंधित सरकारें जो राज्य की हैं उनको भेजेंगे और उनके ऊपर दबाव डलवाएंगे और डालेंगे कि वो इसको पास करके लागू करें। कौन कौन से प्रस्ताव पारित हुए? देखिए, जो सबसे पहला प्रस्ताव ये था कि इस देश में जितने मठ हैं, जितने मंदिर हैं, जिसको सरकार ने अपने कब्जे में रख रखा है, और उस मठों और मंदिरों की आमदनी को जो कि हिंदू संस्थाओं के लिए और हिंदू धर्म के लिए और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और विकास में लगाना चाहिए, सरकार उसमें न लगा करके और विभिन्न कामों में लगाते हैं। और उन समुदायों को, जैसे क्रिश्चियन हुए, मुसलमान हुए, उनके संस्थाओं के विकास में लगाती है। तो अपने लोगों का मानना है और प्रस्ताव हम लोगों ने पास किया कि उस मठ और मस्जिद को, मठ और मंदिर को सरकार अपने जो कब्जे में है उसको मुक्त करके हिंदू संस्थाओं को वापस करे और हिंदू संस्थाएं उसका कार्यान्वयन उसका करेंगे। और दूसरा प्रस्ताव ये था कि इस देश में लव जिहाद के साथ साथ जो है एक लैंड जिहाद शुरू हो चुका है और तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग, तमाम जो इस देश में खाली ज़मीनें सरकार की पड़ी हुई हैं, उनको किसी न किसी बहाने से कब्ज़ा करके वक्फ बोर्ड में डालने का कोशिश कर रखते हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय संपदा की क्षति भी हो रही है और एक तरह से वह एक अव्यवस्था फैलाने का भी काम है। तो सरकार से मांग है कि उस जितने अतिक्रमण हुए ज़मीन हैं जो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा किया गया है, उसको तत्काल जो प्रभाव से उसको खाली कराएं और सरकार अपने अंदर उसको निहित करें। तीसरा जो प्रस्ताव पास किया गया है, जो कि उस प्रस्ताव को हमने प्रस्तुत किया है, कि इस देश में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाई कोर्ट के हाई कोर्ट में जो न्यायालय की भाषा है वह अंग्रेजी के साथ साथ हमारी राजभाषा हिंदी भी होनी चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है कि बहुत सारे लोग अंग्रेजी में, और जो राजभाषा हिंदी हमारी राजभाषा है, हमारी मदर टंग है, तो अपनी भावनाओं को, अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए उस भाषा को भी कोर्ट की और न्यायालय की भाषा उसको स्वीकार किया जाए। ये हमने इस प्रस्ताव को पेश किया है और हमारे संविधान में आर्टिकल 348(2) में व्यवस्था है भी
और कुछ राज्यों में इंग्लिश के साथ साथ हिंदी को यूज़ करने का पहले से जो है अधिकार मिल चुका हुआ। सर अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विभाकर मिश्रा है। मैं सुप्रीम कोर्ट में पिछले 25 साल से एडवोकेट हूँ और हमारी खुद की एक लॉ फर्म है जिसका नाम है VSN लीगल एसोसिएट। उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है, सेकंड ऑफिस हमारी मुंबई में है, थर्ड ऑफिस अहमदाबाद में है और चौथी ऑफिस हम लोग गोवा और पांचवीं दुबई में खोलने का पूरा 23 जुलाई 2023 117 साल पहले 23 जुलाई 1906 स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद जी का जन्म हुआ था अलीराजपुर मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से भगत सिंह, बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद हमारे दिलों में और कैलेंडर्स में बसे हैं, हमको ऐसा लगता है बड़ी पूछें और पिस्तौल रख के